A very good morning to all of you, dear students. पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा के एम.कॉम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के समस्त विद्यार्थियों का, फाइनल ईयर के समस्त विद्यार्थियों का इस वीडियो क्लास में एक बार मैं पुनः स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, पिछली वीडियो क्लास में अपन औद्योगिक विवाद चैप्टर के बारे में चर्चा कर रहे थे और औद्योगिक विवाद में अपन ने ये जाना कि औद्योगिक विवाद का अर्थ क्या होता है, औद्योगिक विवाद का क्षेत्र क्या है और साथ ही साथ अपन ने चर्चा की थी कि औद्योगिक विवाद के कारण क्या होते हैं। और इन कारणों को अपन ने 4 भागों में विभाजित करके अध्ययन किया था, जिसमें पहला था आर्थिक कारण, दूसरा था वैधानिक कारण, तीसरा था प्रबंधकीय या तकनीकी कारण और चौथा था राजनीतिक कारण। जिसमें से जो आर्थिक कारण हैं, जो इकोनॉमिक रीजंस हैं या कॉजेज हैं, उनको अपन पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे कि औद्योगिक विवाद के आर्थिक कारण क्या होते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए एक बार पुनः मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। तो आर्थिक कारण जो है औद्योगिक विवाद के, वो थे मजदूरी एवं भत्ते, बोनस, कार्यदशाएँ, छटनी एवं कामबंदी, भर्ती प्रणाली, छुट्टी एवं कार्य के घंटे। ये कुछ आर्थिक कारण थे जो कि औद्योगिक विवाद के आमतौर पर बनते हैं। आज हम रिमेनिंग 3 कारणों पर चर्चा करेंगे, जिसमें है वैधानिक कारण या प्रबंधकीय एवं तकनीकी कारण और अंतिम है राजनीतिक या पॉलिटिकल कॉजेस। तो वैधानिक कारणों पर एक बार हम प्रकाश डाल लेते हैं। तो लीगल जो कॉजेस हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के लीगल कॉजेस, वैधानिक कारणों से क्यों औद्योगिक विवाद उत्पन्न होते हैं, उसमें पहला है मांग पत्र या चार्टर। अब श्रमिकों को प्रबंधकों के समक्ष अपनी बात रखने या कहने या प्रस्तुत करने का मूलभूत अधिकार है या मांग पत्र रखने का अधिकार है, किंतु कभी कभी सेवा योजक अपने श्रमिकों का मांग पत्र लेने से इनकार कर देते हैं या कभी कभी उस पर यथासमय बातचीत करने से ही इनकार कर देते हैं। तो इस कारण से औद्योगिक विवाद उत्पन्न होता है। तो ये पहला कारण हुआ मांग पत्र या चार्टर का, कि ये तो श्रमिकों का स्वाभाविक अधिकार है कि वो मांग पत्र के माध्यम से या चार्टर के माध्यम से अपनी मांगों को सेवा योजकों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब सेवा योजक उनके मांग पत्र को लेने से ही इनकार कर देते हैं या सेवा योजक उनके मांग पत्र पर चर्चा करने से या बातचीत करने से इनकार कर देते हैं, तो ये औद्योगिक विवाद का विषय बन जाता है। दूसरा है अनुशासनहीनता एवं हिंसा। अब औद्योगिक विवाद का दूसरा लीगल कारण है अनुशासनहीनता या हिंसा। अनुशासनहीनता मतलब इनडिसिप्लिन। अगर इनडिसिप्लिन श्रमिकों द्वारा किया जाता है तो वो भी आप देखते हैं कि औद्योगिक विवाद का एक कारण बनता है। और कई बार देखते हैं हम कि अनुशासनहीनता एवं हिंसक कार्रवाई करने के कारण औद्योगिक विवाद बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। और पिछले 10-15 वर्षों में तो अनुशासनहीनता एवं हिंसा या वायलेंस के कारण से बहुत अधिक औद्योगिक विवादों में वृद्धि भी हुई है। तो अनुशासनहीनता एवं हिंसा भी औद्योगिक विवाद का एक कारण होता है। तीसरा है कानूनों का क्रियान्वयन न करना। अब औद्योगिक विवाद का एक कारण ये भी है कि हमारे देश में औद्योगिक विवाद से बचने के लिए कानून तो बहुत से बने हैं, परंतु उन कानूनों का क्रियान्वयन ठीक तरीके से नहीं हो पाता है। जैसे हमारे देश में भविष्य निधि फंड है, ग्रेच्युटी एक्ट है, प्रोविडेंट फंड का एक्ट है, श्रमजीवी क्षतिपूर्ति अधिनियम है, औद्योगिक विवाद अधिनियम है। बने तो ये बहुत से अधिनियम हैं, परंतु बहुत से संस्थानों के द्वारा इन अधिनियमों का क्रियान्वयन नहीं किया जाता। इस कारण से औद्योगिक विवादों के उत्पन्न होने का भय हमेशा बना रहता है। चौथा है स्थायी आदेशों, सेवा शर्तों, सुरक्षा उपायों की अवहेलना। अब कई संस्थानों में स्थायी आदेशों, सेवा की शर्तों तथा सुरक्षा उपायों का पालन नहीं किया जाता। मतलब कई संस्थान इस प्रकार के हैं जहाँ पर उनके स्थायी आदेशों का पालन, जो एक तरीके से हम कहते हैं स्थायी आदेश दे रखा है, उसका पालन नहीं होता, या सेवा की जो शर्तें हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैं, उनका पालन नहीं हो पाता, या सुरक्षा उपायों का पालन नहीं किया जाता। बहुत से कल कारखाने ऐसे हैं जहाँ सुरक्षा को लेकर बहुत गंभीर बातचीत होती है और कई बार गंभीर परिणाम भी संस्थानों को भुगतने पड़ते हैं। तो सुरक्षा उपायों का यदि पालन नहीं किया जाता तो ये भी औद्योगिक विवाद का विषय बनते हैं। और 1991 में सबसे ज़्यादा 6.5% विवाद इन्हीं
कारणों को लेकर हुए थे, स्थायी आदेशों, सेवा की शर्तों या सुरक्षा उपायों की अवहेलना के कारण से। क्योंकि सुरक्षा जो है, सेफ्टी जो है, ये किसी भी श्रमिक का राइट भी है और श्रमिक इसके लिए बहुत जागरूक भी होते हैं। तो जहाँ भी कोई घटना घट जाती है तो फिर वो औद्योगिक विवाद को जन्म देती है। तो स्थायी आदेशों, सेवा शर्तों तथा सुरक्षा उपायों की अवहेलना जो है, ये भी हम कह सकते हैं कि औद्योगिक विवाद का एक वैधानिक कारण है। नेक्स्ट है न्यायिक निर्णयों की अवमानना। अब कई बार सेवायोजक और कई बार कभी कभी श्रमिक भी श्रम न्यायालयों या अन्य प्राधिकरणों, मतलब जो लेबर कोर्ट्स हैं या कोई ट्रिब्यूनल वगैरह है, अन्य कोई प्राधिकरण है, उनके द्वारा दिए गए निर्णयों की पालना नहीं करते, फलतः विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये भी एक औद्योगिक विवाद का विषय है कि सेवायोजक आमतौर पर देखा जाता है कि श्रम न्यायालय या लेबर कोर्ट्स के द्वारा या अन्य किसी प्राधिकरण के द्वारा यदि कोई निर्णय दिया जाता है तो उस निर्णय की पालना नहीं करते, उसकी अवहेलना करते हैं और अवहेलना करने के परिणामस्वरूप औद्योगिक विवाद का जन्म होता है। नेक्स्ट है श्रम समझौतों को लागू न करना। अब ये भी एक औद्योगिक विवाद का विषय बन जाता है कि जो श्रम समझौते हैं, जो लेबर एग्रीमेंट्स हुए हैं, उनको आप लागू न करें, उनको आप इम्प्लीमेंट ना करें। भारत में श्रम विवाद इस कारण होते हैं कि सेवायोजक तथा कभी कभी श्रमिक भी इन श्रम समझौतों को लागू करने से इनकार कर देते हैं। ऐसा तब होता है जब किन्हीं कारणों से समझौता किसी एक पक्षकार के लिए अहितकर साबित होता है या अलाभकारी हो जाता है। मतलब ये जब किसी अनुबंध के जो दो पक्षकार हैं, इन दोनों पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार के लिए यदि समझौता जो है, श्रम समझौता अलाभकारी है या अहितकर है, तो वो उसको लागू करने से इनकार कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि श्रमिकों तथा सेवायोजकों के मध्य किसी प्रकार का कोई अनुबंध होता ही नहीं, न तो रिटर्न में कोई अनुबंध होता है, न वर्बली कोई अनुबंध होता है। और लेकिन क्या होता है कि परंपरा के अनुसार श्रमिकों तथा कर्मचारियों को कुछ अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है। मतलब क्या है कि श्रमिकों और सेवायोजकों के मध्य कोई रिटर्न में कोई अनुबंध नहीं होता, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, न वर्बली कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन क्या होता है कि फर्म या व्यवसाय या उद्योग की परंपरा के अनुसार कर्मचारियों या श्रमिकों को कुछ अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो जाता है, और जब वो अतिरिक्त लाभ आप बंद कर देते हैं देना, तो ये औद्योगिक विवाद का विषय बन जाता है। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर में बताऊं कि बोनस का जहाँ तक सवाल है, तो बोनस देना सेवायोजकों के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बोनस का भुगतान करें ही करें, या हम कह सकते हैं जो वर्दी वगैरह की बात होती है, कर्मचारी जो वर्दी पहनते हैं, ये वर्दी देना भी एक तरीके से ज़रूरी नहीं है सेवायोजकों के लिए। लेकिन ये सेवा यदि कर रहे हैं, वर्दी दे रहे हैं सेवायोजक, या सेवायोजक पिछले कई सालों से बोनस प्रदान करते आ रहे हैं और अचानक से बोनस देना बंद कर दें, या वर्दी प्रदान करते आ रहे हैं श्रमिकों को, अचानक से वर्दी देना बंद कर देते हैं, तो इससे विवाद उत्पन्न होता है। तो श्रम समझौतों को लागू न करना या कोई ऐसी चीज़ जो आपने प्रारंभ में चालू कर दी, बाद में उसको बंद कर दिया, ये भी औद्योगिक विवाद का विषय बनते हैं। तो विद्यार्थियों, ये कुछ वैधानिक कारण हुए औद्योगिक विवाद के, जो कि मैंने आपको बताए। तो इनमें एक बार मैं पुनः बता दूं, पहला है मांग पत्र या चार्टर, दूसरा अनुशासनहीनता एवं हिंसा, इंडिसिप्लिन एंड वायलेंस, तीसरा कानूनों का क्रियान्वयन न करना, रूल्स रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट न करना, चौथा स्थायी आदेशों, सेवा शर्तों, सुरक्षा उपायों की अवहेलना करना, पांचवा न्यायिक निर्णयों की अवमानना करना, और छठा और अंतिम है श्रम समझौतों को लागू न करना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, वैधानिक कारण हम कह सकते हैं, जो कि औद्योगिक विवाद के बनते हैं। अब नेक्स्ट है प्रबंधकीय या तकनीकी कारण, मैनेजरियल एंड टेक्निकल कॉजेस। अब प्रबंधकीय या तकनीकी कारण कौन से हो सकते हैं? तो औद्योगिक विवाद के पीछे कुछ प्रबंधकीय और तकनीकी कारण भी होते हैं। वे क्या है अपन देखते हैं। इससे पहला है परस्पर विरोधी हित। तो औद्योगिक विवाद का जो पहला कारण है वो परस्पर विरोधी हित है। मतलब आदिकाल से चला आ रहा है कि उद्योग में दो वर्ग हैं, एक सेवायोजक और एक श्रमिक। आज भी एक सीमा तक ये कथन जो है सही प्रतीत होता है। आज भी इस मानसिकता के कारण कई उद्योग में समुचित प्रबंध एवं संचालन की समस्या खड़ी हो जाती है और विवाद उत्पन्न होते हैं। मतलब ये दो वर्ग हैं और सेवायोजक और श्रमिक, तो ये धारणा बनी हुई है कि ये दोनों वर्ग एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं
और ये धारणा वर्षों से चली आ रही है और आज भी ये कुछ सीमा तक सही है। तो इसी मानसिकता के कारण कि सेवायोजक और श्रमिक एक दूसरे के परस्पर विरोधी हितों वाले वर्ग हैं, इसी मानसिकता के कारण कई उद्योगों में समुचित प्रबंध और संचालन की समस्या खड़ी हो जाती है और औद्योगिक विवाद जन्म लेते हैं। दूसरा है कर्मचारियों तथा नेताओं का उत्पीड़न। अब प्रबंधक जो हैं, श्रम संघ के सदस्य कर्मचारियों, श्रमिकों एवं उनके नेताओं का उत्पीड़न करते हैं, कॉर्शन करते हैं। श्रम संघ के जो सदस्य होते हैं, कर्मचारी होते हैं, श्रमिक होते हैं, या उनके नेताओं का उत्पीड़न करते हैं कौन? प्रबंधक। श्रम संघों की क्रियाओं में भाग लेने, मतलब श्रम संघ की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें भाग लेने कारण से श्रमिकों तथा उनके नेताओं का कई बार क्या करते हैं, ये स्थानांतरण कर देते हैं, उनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग वगैरह इधर उधर कर देते हैं, उनके पदोन्नति में, उनके प्रमोशन में बाधाएं उत्पन्न करते हैं, उनके वैधानिक अधिकारों से इनकार कर देते हैं, जिससे कि औद्योगिक विवाद उत्पन्न होते हैं। तो कुल मिलाकर कर्मचारी नेताओं का उत्पीड़न करने के कारण से भी औद्योगिक विवाद का जन्म होता है। तो ये आमतौर पर सेवायोजकों की धारणा बनी होती है कि जो श्रमिक हैं या श्रमिकों के जो नेता हैं उनके साथ उत्पीड़न करो। श्रम संघों क्रियाओं में भाग लेते हैं वो लोग, तो उनका फिर ट्रांसफ़र कर देते हैं, उनका दूर दराज के क्षेत्रों में ट्रांसफ़र करते हैं, रिमोट एरियाज में ट्रांसफ़र कर देते हैं, या उनके प्रमोशंस में दिक्कतें खड़ी कर देते हैं, या उनके जो अधिकार हैं उन अधिकारों को देने से इनकार कर देते हैं, और उस सब का परिणाम ये होता है कि औद्योगिक विवाद का जन्म होता है। तीसरा है कमज़ोर श्रम संघ। अब भारत में जो एक श्रम संघ है वो उतना शक्तिशाली नहीं है, हम कह सकते हैं, या भारतवर्ष में जो श्रम संघ है हम कह सकते हैं वो बहुत कमज़ोर हैं, वीक हैं। इनके सदस्य जो हैं, अधिकांश सदस्य अशिक्षित होते हैं और कई सदस्य तो मौसमी होते हैं, कभी सदस्य बन जाते हैं, कभी सदस्य नहीं भी बनते हैं। इतना ही नहीं, एक ही उद्योग में भी कई श्रम संघ पाए जाते हैं, और जब एक उद्योग में कई श्रम संघ होते हैं तो इसका फ़ायदा सेवायोजक लेता है, और वो उन दोनों में बैर बनाकर रखता है और उन दोनों में कभी भी आपस में उनको मिलने नहीं देता और उनमें बैरभाव भी उत्पन्न करता है। ऐसे श्रम संघ सेवायोजकों एवं श्रमिकों के बीच सुदृढ़ संबंधों का सूत्रपात करने में असमर्थ रहते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि औद्योगिक विवाद का कारण बनती है कि हमारे जो श्रम संघ है वो सुदृढ़ नहीं है, वो स्ट्रांग नहीं है, बल्कि वीक है। और वीक क्यों है? क्योंकि कर्मचारी अशिक्षित हैं, वो उसका सदस्य बनना नहीं चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक ही उद्योग में बहुत से श्रम संघ पाए जाते हैं। जब एक उद्योग में बहुत से श्रम संघ होते हैं तो इसका फ़ायदा सीधे सीधा सेवायोजकों को मिलता है, और वो इनमें फूट डालकर राजनीति करते हैं और इनको लड़ाने का प्रयास करते हैं। इनमें आपसी वैर हमेशा बना रहता है। अतः ऐसे श्रम संघ जो हैं वो सेवायोजकों एवं श्रमिकों के बीच सुदृढ़ संबंधों का सूत्रपात करने में असमर्थ रहते हैं। चौथा है श्रम संघों को मान्यता न देना। अब कई सेवायोजक जो होते हैं वो अपने श्रमिकों के प्रतिनिधि श्रम संघों को मान्यता प्रदान नहीं करते हैं। मतलब बहुत से ऐसे सेवायोजक हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, जो अपने जो श्रमिकों के प्रतिनिधि संघ हैं, श्रम संघ हैं, उनको मान्यता देने का काम नहीं करते या मान्यता नहीं देते हैं। और कभी कभी तो सेवायोजक अपने स्वार्थवश क्या करते हैं, अल्पसंख्यक सदस्य वाले जो श्रम संघ है उनको मान्यता दे देते हैं। फलतः विवाद खड़ा होता है। जैसे मान लीजिए एक ही संगठन में 2 श्रम संघ हैं, और एक श्रम संघ वो है जिसमें कि अधिकांश श्रमिक उसका हिस्सा है, तो सेवायोजक क्या करता है, जिस श्रम संघ के अधिकांश श्रमिक सदस्य हैं उनको तो मान्यता देने से इनकार कर देता है, और वो श्रम संघ जिसमें कि श्रमिक बहुत कम है या अल्पसंख्यक हैं तो अल्पसंख्यक श्रमिक संघ को मान्यता दे देता है। तो ये भी विवाद का एक कारण बनता है। नेक्स्ट है अयोग्य एवं अपरिपक्व नेतृत्व। हमारे देश में अधिकांश श्रम संघों का नेतृत्व अयोग्य एवं अकुशल अपरिपक्व व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। मतलब जो श्रम संघ का जो नेतृत्व है, जो लीडरशिप है, ये लीडरशिप जो है ये अकुशल एवं अपरिपक्व हाथों में है, बहुत इनएफिशिएंट लोगों के या इमैच्योर लोगों के हाथों में है। फलतः न तो वे अपने सदस्यों के हितों के बारे में गंभीरता से सोच पाते हैं। जब ये इमैच्योर लोग बाग हैं, इनएफिशिएंट लोग बाग हैं, तो ये अपने श्रमिक भाइयों के हितों के बारे में सोच नहीं पाते, और न ही विवादों से उत्पन्न होने वाले दूरगामी परिणामों के बारे में सोच पाते हैं, और न ही ये क्या सोच पाते हैं कि विवादों से जो दूरगामी परिणाम होंगे
उनके बारे में भी पूर्वानुमान ये नहीं लगा पाते हैं। फलतः ऐसे नेतृत्वकारी व्यक्ति कभी भी विवाद उत्पन्न कर लेते हैं। अब जो अपने द्वारा उत्पन्न किए विवाद के दूरगामी परिणामों पर विचार ही नहीं करता, जिसको उसके दूरगामी परिणामों का अंदेशा ही नहीं है कि क्या दूरगामी परिणाम होंगे, तो वो ऐसा नेता कभी भी कोई विवाद उत्पन्न कर लेते हैं। दोनों पक्षकारों के बीच लंबे समय तक सौहार्दपूर्ण वातावरण का विकास नहीं हो पाता है। तो अयोग्य एवं अपरिपक्व नेतृत्व जो है ये भी हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का एक कारण होता है। नेक्स्ट है निरीक्षकों का दुर्व्यवहार। अब सुपरवाइजर्स जो होते हैं आमतौर पर ये भी दुर्व्यवहार करते हैं, इनका भी मिसकंडक्ट जो होता है वो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट या औद्योगिक विवाद का एक कारण बनता है। और हमारे देश में सबसे बड़ी गंभीर समस्या ये है कि कारखानों में निरीक्षकों का श्रमिकों के प्रति जो व्यवहार है वो दुर्भावनापूर्ण ही है, सद्भावनापूर्ण नहीं है और अच्छा व्यवहार नहीं है। ये श्रमिकों को केवल श्रमिक या उत्पादन का एक साधन मानते हैं और उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, सहानुभूतिपूर्व व्यवहार नहीं करते, कोई उनके साथ सिंपैथीपूर्ण व्यवहार नहीं करते। एक श्रम संघों में सुधार के लिए शाही आयोग की गवर्नमेंट ने स्थापना की थी, तो शाही श्रम आयोग ने इस बात की भी पुष्टि की और लिखा कि सन 1921 से 1928 के बीच 976 जो है स्ट्राइक्स हुई और उन 976 स्ट्राइक्स में से करीब करीब 425 हड़तालें केवल निरीक्षकों के दुर्व्यवहार के कारण से हुई हैं। तो ये निरीक्षकों का जो दुर्व्यवहार है श्रमिकों के प्रति वो भी औद्योगिक विवाद का एक कारण बनता है। नेक्स्ट है प्रबंधकों का असहानुभूतिपूर्वक व्यवहार। अब श्रमिक तथा श्रम संघों के प्रति प्रबंधकों का सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार नहीं है, मतलब सिंपैथी वाला एटीट्यूड नहीं है श्रम संघों के प्रति सेवा योजकों का। वे सदैव श्रम संघों को क्या समझते हैं, एक लड़ाका संगठन समझते हैं, उनको विरोधी ही मानते हैं और उनको लड़ाका संगठन समझकर उनके साथ कोई भी सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार नहीं करते हैं। वे श्रम संघों को मान्यता प्रदान नहीं करते हैं, वे उन्हें मानवीय आदर नहीं देते हैं, परिणामस्वरूप औद्योगिक विवाद खड़े होते हैं। तो प्रबंधकों का जो असहानुभूतिपूर्वक व्यवहार है वो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बढ़ाने में मददगार होता है। नेक्स्ट है प्रबंध में हिस्सेदारी। अब भारत में या भारतीय कारखानों में श्रमिक जो हैं उनको प्रबंध में हिस्सेदारी नहीं दी जाती। कुछ ही कारखानों में ऐसा है जहां श्रमिकों को प्रबंध में हिस्सेदारी दी जाती है, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। पिछले कुछ दशकों में ये धारणा बहुत तेज़ी से बदली है कि प्रबंधकों को भी, मतलब श्रमिकों को भी प्रबंध में हिस्सा देना चाहिए, उनको भी प्रबंधकीय निर्णयों का भागीदारी बनाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से स्थिति यह है कि हमारे देश में प्रबंध में हिस्सेदारी बहुत कम लोग श्रमिकों को प्राप्त हुई है और ये ना के बराबर है। अतः श्रमिक प्रबंध में हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए हड़ताल करते हैं। वास्तव में हमारे देश में प्रबंध में हिस्सेदारी को लेकर श्रमिकों के द्वारा की जाने वाली स्ट्राइक्स हैं, हड़तालें बहुत कम हुई हैं। लेकिन विदेशों में जहाँ पर्याप्त मजदूरी मिलती है, पर्याप्त सम्मान मिलता है और जहाँ मजदूरों का जीवन स्तर बहुत ऊंचा भी है, वहाँ पर प्रबंध में हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए काफ़ी हड़तालें होती हैं। तो प्रबंध में हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए भी औद्योगिक विवाद जन्म लेते हैं। नेक्स्ट है सामूहिक सौदेबाजी, कलेक्टिव बार्गेनिंग। अब सामूहिक सौदेबाजी जो है ये हम कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण हथियार है श्रमिकों का अपनी मांगों को मनवाने का। अब भारत में आज भी औद्योगिक विवादों को निपटाने के लिए सामूहिक सौदेबाजी या कलेक्टिव बार्गेनिंग पद्धति को बहुत कम अपनाया जाता है। मतलब वैसे तो ये बहुत महत्वपूर्ण टूल या हथियार है श्रमिकों का कलेक्टिव बार्गेनिंग, लेकिन भारत में उल्टी स्थिति है। भारत में सामूहिक सौदेबाजी को बहुत कम अपनाया जाता है। श्रमिक इसको बढ़ावा देने के लिए प्रयास करते हैं तथा न्यायालय द्वारा समझौता प्रणाली को कम करने के प्रयास करने के लिए आंदोलनरत रहते हैं। श्रमिक चाहता है कि सामूहिक सौदेबाजी के द्वारा जो भी निर्णय हो वो ज़्यादा ठीक है, बजाय इसके कि न्यायालय द्वारा समझौता प्रणाली को अपनाया जाए। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए भी या सामूहिक सौदेबाजी को बढ़ावा देने के लिए भी औद्योगिक विवाद का जन्म होता है। नेक्स्ट है निर्माण प्रक्रिया एवं तकनीक में परिवर्तन। भारत में औद्योगिक विवाद
में निर्माण प्रक्रिया एवं तकनीक में परिवर्तन के कारण भी बहुत से औद्योगिक विवाद होते हैं। मतलब भारत में औद्योगिक विवाद का एक मुख्य कारण यही है कि निर्माण प्रक्रिया तकनीक में परिवर्तन। कुछ दशकों पूर्व हमने देखा था कि विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन या वैज्ञानिक प्रबंध, साइंटिफिक मैनेजमेंट के कारण से बहुत से औद्योगिक संस्थानों में स्ट्राइक हुई। इसी तरह से कुछ ही वर्षों पूर्व कंप्यूटरीकरण के कारण भी औद्योगिक विवाद हुए। तो श्रमिक ऐसे विवाद बेरोजगारी के भय से करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कंप्यूटर आया तो श्रमिकों को भय लगा कि साहब कंप्यूटर तो 10 आदमियों का काम अकेला कर देगा, तो बेरोजगारी होगी, हमें नौकरी से निकाला जाएगा। तो जहाँ जहाँ तकनीक परिवर्तन आता है वहाँ पर तकनीक परिवर्तन के कारण से या निर्माण प्रक्रिया में परिवर्तन के कारण से मजदूरों में ये भय बैठ जाता है कि उनको नौकरी से निकाला जाएगा, उनको बेरोजगार कर दिया जाएगा। अतः वो निर्माण प्रक्रिया में यदि कोई चेंज आता है या तकनीकी कोई चेंज आता है उसको मानने से इनकार कर देते हैं और फिर ये औद्योगिक विवाद का विषय बन जाता है। और लास्ट है स्थान परिवर्तन। उद्योगों के स्थान में परिवर्तन कभी कभी कुछ छूटों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मतलब आप उद्योगों का स्थान परिवर्तन क्यों करते हैं? क्योंकि कई बार आपको सरकार के द्वारा छूट प्राप्त हो जाती है, तो उस छूट प्राप्त करने के लिए स्थान परिवर्तन किया जाता है। तो कभी कभी पर्यावरण की दृष्टि से भी सरकारी आदेश के अधीन अनिवार्य रूप से स्थान परिवर्तन करना पड़ता है। श्रमिक इन दोनों ही दिशाओं में स्थान परिवर्तन का विरोध करते हैं और विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब श्रमिक जो है वो स्थान परिवर्तन का विरोध करते हैं क्योंकि श्रमिक आमतौर पर जो कारखाना औद्योगिक संस्थान होता है उसके आसपास ही निवास करते हैं। अब यदि कारखाने को उठाकर दूर ले जाते हैं आप किन्हीं छूटों को प्राप्त करने के लिए, या पर्यावरण की दृष्टि से सरकार आपको कहती है कि आप अपने कारखाने को उठाकर थोड़ा दूर ले जाइए, तो श्रमिक ऐसे किसी भी निर्णय का विरोध करते हैं और औद्योगिक विवाद का ये कारण बनता है। तो ये प्रबंधकीय कारण जो है जो औद्योगिक विवाद के कारण से होते हैं। तो प्रबंधकीय कारणों में एक आया परस्पर विरोधी हित, कर्मचारियों तथा नेताओं का उत्पीड़न, कमजोर श्रम संघ को मान्यता न देना, अयोग्य एवं अपरिपक्व नेतृत्व, निरीक्षकों का दुर्व्यवहार, प्रबंधकों का असहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, प्रबंध में हिस्सेदारी, सामूहिक सौदेबाजी, निर्माण प्रक्रिया एवं तकनीक में परिवर्तन और स्थान परिवर्तन। तो ये कुछ प्रबंधकीय एवं तकनीकी कारण थे जो औद्योगिक विवादों को जन्म देते हैं। अब अंतिम बिंदु पर आते हैं, वो है राजनीतिक कारण या पॉलिटिकल कॉजेस। अब भारत में औद्योगिक विवादों के उत्पन्न होने का एक महत्वपूर्ण कारण जो है वो राजनीतिक कारण है। मतलब हमारे यहाँ औद्योगिक विवाद जो होते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो होते हैं, उसका एक महत्वपूर्ण कारण राजनीतिक कारण है। भारत में औद्योगिक विवाद तथा श्रम संघ का इतिहास, भारत में जो है औद्योगिक विवाद तथा श्रम संघ का इतिहास बात का साक्षी है कि राजनीतिक कारण श्रमिकों के विवाद में काफ़ी सक्रिय रहे। मतलब राजनीतिक कारणों से औद्योगिक विवाद काफ़ी हुए हैं। प्रमुख राजनीतिक कारण निम्न है। क्या है? पहला, सरकार विरोधी हड़तालें। मतलब सरकार के विरोध में हड़ताल करना ये बहुत आम बात हो गई है। और भारत जब परतंत्र था, जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, तब अंग्रेजी सरकार के विरोध में श्रमिकों ने काफ़ी हड़तालें की भी थी। तो सरकार विरोधी हड़तालें होती हैं, ये औद्योगिक विवाद का कारण बनता है। दूसरा, सरकारी नीति का विरोध। हमारे देश में सरकारी नीतियों का विरोध करने के लिए भी अनेक बार हड़तालें की गई हैं। मतलब जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं उन पॉलिसीज़ का विरोध करने के लिए भी हड़तालें की गई हैं। 90 के दशक के प्रारंभ में तो सरकार की उदारीकरण तथा निजीकरण की नीति के विरोध में अनेक श्रम आंदोलन हो चुके हैं। मतलब 90s में जब ये ग्लोबलाइजेशन की बात आई थी, जब ये लिबरलाइजेशन की बात आई थी या प्राइवेटाइजेशन की बात आई थी, तो उस सरकारी नीति का बहुत पुरजोर विरोध लोगों द्वारा किया गया था। जैसे आज की वर्तमान स्थिति की हम बात करें तो आज सरकार नया किसान नीति लेकर आई है और इस किसान नीति को लेकर देश भर के किसान आप देख रहे हैं लामबंद हैं और उन्होंने दिल्ली और एनसीआर का घेराव कर रखा है। तो सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए भी श्रम संघ आगे आते हैं और इस कारण से भी आंदोलन होते हैं। तीसरा है राजनीतिज्ञों का प्रभाव, कि हमारे देश के श्रम संघों पर राजनीतिज्ञों का बहुत प्रभाव है। जितने भी हमारे जो ट्रेड यूनियंस हैं इन पर पॉलिटिकल लीडर्स का बहुत इन्फ्लुएंस है। परिणामस्वरूप कई राजनीतिज्ञ मनमाने ढंग से हड़ताल करते हैं। मतलब क्योंकि ये पॉलिटिकली इतने इन्फ्लुएंस कर देते हैं श्रम संघों को, तो ये मनमाने ढंग से हड़ताल करवा देते हैं। तो ये भी औद्योगिक अशांति का एक कारण है। नेक्स्ट, नेताओं की गिरफ्तारी। कभी कभी श्रमिक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है या नज़रबंद कर लिया जाता है।
उनको स्वतंत्र कराने के लिए कई बार हड़तालें कराई जाती हैं। मतलब जो श्रमिक नेता हैं, क्योंकि उनको कई बार गिरफ्तार कर लेती है गवर्नमेंट, अरेस्ट कर लेती है या उनको नज़रबंद कर देती है, जिसे हाउस अरेस्ट वगैरह कहते हैं, तो उनको छुड़वाने के लिए भी श्रमिक जो है हड़तालें करते हैं। औद्योगिक विवाद इस कारण से भी होते हैं। और लास्ट है सहानुभूति। कई बार श्रमिकों के एक वर्ग द्वारा हड़ताल कर देने पर श्रमिकों के अन्य वर्ग भी हड़ताल कर देते हैं, मतलब सहानुभूति पूर्वक। जैसे आमतौर पर हम देखते हैं कि अगर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने स्ट्राइक करी तो जो अस्पताल के सीनियर डॉक्टर्स हैं वो भी उनके समर्थन में एक दिन की स्ट्राइक कर देते हैं या लंबे समय तक स्ट्राइक कर देते हैं। तो इसी प्रकार अगर कोई श्रम संघ स्ट्राइक कर रहा है तो दूसरे श्रम संघ भी आकर स्ट्राइक में शामिल हो जाते हैं। तो सहानुभूति पूर्वक भी कई बार एक दूसरे के साथ देने के लिए स्ट्राइक्स की जाती हैं, जो औद्योगिक विवादों का जिसके कारण से जन्म होता है। तो ये कुछ राजनीतिक कारण थे, पॉलिटिकल कॉजेज थे। तो पॉलिटिकल कॉजेज में आपको फिर मैं बता दूं कि सरकार विरोधी हड़तालें, सरकारी नीति का विरोध, राजनीतिज्ञों का प्रभाव, नेताओं की गिरफ्तारी और सहानुभूति, ये 5 प्रमुख कारण हैं जो कि औद्योगिक विवाद का बनते हैं। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि औद्योगिक विवाद जो है उसके अनेक कारण हैं, किंतु व्यवहार में शायद ही कोई विवाद किसी एक ही कारण से उत्पन्न होता। मतलब औद्योगिक विवाद के कारण तो बहुत से अपन ने अभी जैसे देखा, लेकिन व्यवहार में ये कि कोई एक कारण से स्ट्राइक होती है ऐसा बहुत कम उत्पन्न होता है। भले ही प्रत्यक्ष रूप से हमें लगे कि कोई विवाद किसी विशिष्ट कारण से हुआ है, परंतु औद्योगिक विवाद उपयुक्त कारणों या ऐसे ही अन्य कारणों के मिले जुले प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। मतलब किसी कोई एक कारण नहीं होता औद्योगिक विवाद का, औद्योगिक विवाद के कई मिले जुले कारण होते हैं। तो विद्यार्थियों ये चैप्टर अपना, ये पर्टिकुलर टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ। चैप्टर में तो अभी और भी चीज़ें रह गई जो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट हुआ कि औद्योगिक विवाद के क्या कारण हैं, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। तो मेन जो 4 कॉजेज हैं वो मैंने आपको बता दिए कि आर्थिक कारण हैं, फिर कुछ वैधानिक कारण हैं, कुछ प्रबंधकीय या तकनीकी कारण हैं और चौथा राजनीतिक कारण है। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ आपको ये औद्योगिक विवाद के कारण समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो क्लास में अपन इसी चैप्टर में किसी अन्य टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।